2 1 0। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। अंतरिक्ष का विस्तार कितना और कहां तक है, इंसान की किसी भी किताब में ये दर्ज नहीं है। लेकिन अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है, नई संभावनाओं को तलाशना है, तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में सबसे पहला पड़ाव है चंद्रमा यानी कि मून। नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे हमारे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। चांद की बात हमने की है प्रोग्राम की शुरुआत में। चांद जो हमारी आस्था में है, हमारी कहानियों और संगीत में है, हमारे आसमान में सबसे करीब है और किसी दूसरे तारे की तुलना में वो सबसे ज्यादा चमक बिखेरता नजर आता है और रात में उसका इंतजार रहता है। वो चांद कितने ही रहस्यों को समेटे हुए है जिनसे पर्दा हटाने के लिए सभी देश अपने अपने मिशन के साथ लगे रहते हैं और उसी क्यू में भारत भी है। भारत के सबसे बड़े मिशन का काउंटडाउन आज शुरू हुआ तो पूरे देश की नजरें उस मोमेंट पर थी और अब जब सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो चुकी है तो अब उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग पर नजर रहेगी। देश के लिए इस मिशन की बहुत अहमियत है और इस मिशन से क्या हासिल होगा आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 मिशन पर बात होगी, हालांकि हम पहले की हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे। मिशन चंद्रयान पहला, मिशन चंद्रयान दूसरा और अब तीसरा जिसकी आज सफलतापूर्वक कहीं लॉन्चिंग हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहला कदम सफल हुआ है, अब उसके बाद नजरें रहेंगी कि सफलतापूर्वक वो चांद पर लैंड भी कर जाए। आज चंद्रयान 3 एक सफर चांद तक का, इसे हम समझेंगे, इस सफर को समझेंगे और बड़ी ही डिटेल में हम समझेंगे। और इसे समझने के लिए मेरे साथ स्ट्रेट टॉक में बड़े ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूं। मेरे साथ आज नेशनल अवार्डी इन शिक्षा रत्न Dr. Jaswinder Singh, who runs Labs on Wheel. He is the magician of science and maths, the science communicator, अंतरिक्ष के मामलों के जानकार डॉक्टर जसविंदर सिंह। वेलकम टू स्ट्रेट टॉक, वेलकम टू जॉस हिंदी सर। सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल जी, नमस्कार सभी को। तो सर आज जी चंद्रयान 3 मिशन की आज बात, और आपसे बेहतर इस मामले को, इस पूरे सब्जेक्ट को कोई और समझा नहीं सकता था। तो जहन में सबसे पहले आप ही का कहें नाम आया कि चलिए सर से इस पूरे सब्जेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सर सबसे पहले तो देखिए लॉन्च हो गया है आज। कहें कि जैसे हम देख रहे थे कि पहले जो 15 मिनट थे वो काफी क्रूशियल भी थे। सफलतापूर्वक हमने सब कुछ पहला पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन इसी पड़ाव पर मैं सबसे पहले आपका व्यू लेना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो जहां जस टीवी का धन्यवाद है, वहां पर सभी दर्शकों का धन्यवाद है कि वो हमें समय देते हैं और हमें ये सब कुछ आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करने का एक साधन है और इससे हम ज्यादा बुलंदियों को छू सकते हैं, क्योंकि एक की बात दूसरे को समझ आए, दूसरे की बात पहले को समझ आए तो ही ये माना जाता है कि हमारी समझ में ये बातें आने लग गई हैं। क्योंकि विज्ञान का जो असल में महत्व है और मीनिंग है वो यही है कि किसी बात को अच्छी तरह से दोनों तरफा से समझ लेना, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से समझ लेना ही विज्ञान है। तो जो आप ये बात कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे भारतवर्ष के वासियों को और सभी विश्व के वासियों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि हमारा जो ये मिशन था अपलिफ्टिंग का वो पूरा ही कामयाब रहा है। और जो 2 मिनट का पहले, फिर 3 मिनट का और उसके बाद जो हमारा 10 मिनट का जो उससे चलना था, हमारा ऊपर लॉन्च होनी थी, फिर अपलिफ्टिंग होनी थी, तो पेलोड्स के जरिए से 8000 किलोग्राम और 4000 किलोग्राम डिटेल में बातें करेंगे वो कैसे उसने उसको प्रोपेल किया। और वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन
एंड देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यू कैन से। तो ये सब बातों को जो लॉज है उनको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने जो आज करके दिखाया है वो वाकई में एक कमाल है। और वो 15 मिनट की जो आप बात कह रहे थे वो वाकई में एक सफलता है हमारे लिए। और आने वाले समय में जब हम इसको लैंड करता देखेंगे वहां पर, वो इससे भी ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात होगी। और ये कैसे चलता रहा, ये मिशन कैसे हुआ और क्या इसके पीछे विजन है, उसकी हम आज बातें आपसे शेयर बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हम कल भी जब तस्वीरें देख रहे थे कि इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो पहले मंदिर गए, प्रेयर उन्होंने की है। और हम सब ने वो पल भी देखा है जब चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो क्रैश कर गया था उस वक्त। और जब वो बहुत ही भावुक पल था जब इसरो के जो चीफ हैं उस वक्त उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। तो ऐसे में उस वक्त हमने देखा पूरे देश, इनफैक्ट बच्चा जो था वो इस मिशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या है चंद्रयान, क्या है ये मिशन। तो ऐसे में ये हमारा जो तीसरा मिशन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल सर, कि इसरो चंद्रयान मिशन 3 व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब कहीं लॉन्च हो चुका है, आगे की क्या जर्नी रहेगी, इस सब पर प्लीज आप हमें डिटेल से समझाएं, डिटेल से इसे एलैबोरेट करें। जी देखिए, मुझे वो बात याद आ रही है, चंदा मामा दूर गए पूरे पकाए राइट आए थाली में, हमको देख प्याली में प्याली गई टूट ना गया। सही बात तो नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। लेकिन बात ये थी कि वो मुन्ना जो वो देखता था इतनी दूर चांद को, और उस चांद को देखते देखते उसके मन में ये एक ड्रीम आया कि यार चांद को भी देख लेना चाहिए, उसकी सतह पर चलते हैं। तो वो मुन्ना जो था छोटा सा, वो गीत गाता होता था और वो आज वहां पहुंच गया। तो पहले हमारे पास अमेरिका ने ये प्रयत्न किया, और फिर रशिया ने किया, फिर चाइना का, और अब हमारा जो है ये भारत का ये 4th कंट्री है हमारा। और इसके मिशन के लिए हम चल दिए। तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उसके बाद रोवरिंग होगी, ये सारा जो है ये चलेगा। लेकिन किसका कहना कि ये इसके अंदर जो गुड़िया एक चरखा वो कट रही होती है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ से कितने मतलब क्या श्रेणियां लगाई जाती थी इस बात की कि पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। इस पता नहीं को ढूंढना ही तो विज्ञान का आ गया है ना। तो इस विज्ञान के इस माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो चीज हमसे छिपी रह गई है उसको हम ढूंढ के आपके सामने लेके आएंगे, वो ट्रूथ आपके सामने लेके आएंगे। तो जब ये हमारी पृथ्वी बनी है तब से लेकर ये रहस्य चला आ रहा था। तो ये माना गया है कि 800 करोड़ वर्ष पहले जो ये हमारी पृथ्वी है जो बनने की शुरुआत हुई, और उसके बाद में ठंडे होते 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 इतना समय लग गया, और उसमें से कैसे ये सब सूर्य का जो हमारा एक परिवार है और इतने प्लैनेट्स हैं, वो कैसे प्लैनेट्स बने, और उसके आगे जो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, और जो आज हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं ये मैन मेड सैटेलाइट है। ये भी सैटेलाइट क्योंकि इसने भी अर्थ के हमारे प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमना है, और हमारा मून भी हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये सारा जो है नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मैन मेड सैटेलाइट क्या है, इसकी कहानी शुरू होती है अगर धरती को हम, पृथ्वी को हम माँ कहते हैं, हमारी माँ है। जैसे गुरबानी में कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो ये जो अगर माँ है तो हमारे जो वो चंदा मामा हो गए, ठीक है ना। तो ये यही रहा, हम हमेशा से यही रहस्य बना रहा कि वो क्या जगह है, वो वहां क्या है, क्या पे वायु है। तो जैसे साइंटिस्ट इसको एक्सप्लोर करते गए और उन्होंने ये बता दिया कि ये जो मून है ना हमारे से 3,84,400 किलोमीटर सरफेस से अवे है, दूर है। तो दूरी को तय करते हुए हमने वहां पे पहुंचना है चंद्रयान 3 के जरिए। तो चंद्रयान 1 हमने 2008 में किया, चंद्रयान 2 हमने 2019 में किया। अब जो 2023 में हम ये चंद्रयान 3 का जो कंसेप्ट लेके आए हैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, है ना, जिनका ये विजन रहता है हमेशा से कि हम कुछ ना कुछ हर फील्ड में अच्छा करें। तो उन्होंने इस फील्ड के बारे में भी काफी मतलब कि ये सोचा है, और ये
चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कैसे ये सारे का सारा जो है प्रोजेक्ट है, जैसे आप बता रहे थे कि चंद्रयान 2 जब हमारा विफल हुआ, तो उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नहीं लूज हुआ, क्योंकि हमने ये सोचा कि हम ये कर सकते हैं, एक बार नहीं बिल्कुल 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 डॉक्टर जसविंदर जी, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी ही दिलचस्प जो सफर आपने, वो जो जर्नी जो इस मिशन को लेकर, खासकर मून मिशन को लेकर जो इसरो ने ये जर्नी की शुरुआत की, उसको बड़े ही रोचक तरीके से आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। चंद्रयान 3 एक सफर चांद तक जाने का आज इस पर बात हो रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लॉन्चिंग हो चुकी है और आज इसी सब्जेक्ट पर हम तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नेशनल अवार्डी इन शिक्षा रत्न डॉक्टर जसविंदर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसरो की मिशन मून की जर्नी को जो है बड़े ही रोचक तरीके से अभी तक हमारे साथ शेयर किया। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत। ब्रेक के बाद प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से ये जो सफर शुरू हुआ हमारा चांद के ऊपर जाने का, और चांद ने हमें हमेशा की तरह ही अटैक किया। जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने कहा कि भाई मेरे पास एक लॉ मुझे समझ में आ रहा है कि हर एक जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु को, चाहे वो कितनी हैवी है चाहे वो लाइट है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो कितनी फोर्स लगा रही है, उन्होंने अपना वो फॉर्मूला भी डेवलप किया और हमें दिया वो लॉ, तो उस लॉ को भी पढ़ते हैं हम। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि हर चीज जो है वो प्लेनेट की तरफ खिंची चली आती है। तो वो जो खिंची चली आती है वो चीज, वो उसका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के ऊपर ये उन्होंने माना कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जब मून के ऊपर देखा गया तो ये 1/6 रह गई। उसका मतलब ये हुआ कि 1.69 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ के ऊपर हम चल सकते हैं आराम से, तो मून के ऊपर नहीं चल पाएंगे। तो मून के ऊपर अगर हम स्टेप रखेंगे तो हमें जंप आएगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी कम है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो हमारा कंसेप्ट होता है, एक मास का होता है, एक वेट का होता है, और वो जो हमारा वेट है वो अर्थ के ऊपर जितना है उसका 1/6 वो वहां पे रह जाता है हमारे पास। तो ये जो वेट कम हो जाता है, लेकिन मास कम नहीं होता हमारा, मास उतना ही रहता है, भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट्स साइंस ने ढूंढे हैं और उनको उनकी वेरिफिकेशन होती रहती है समय समय पर, और हमें लगता है कि यार कमाल कर दिया साइंटिस्टों ने, ये बात बता दी। और किस तरह से यहाँ से किसी चीज को ऊपर तक ले जाना, कमाल की बात है ना। वो भी मतलब अगर हम ये सोचे कि एक बॉल को फेंका गया, बॉल वापस आ जाएगी, लेकिन एक रॉकेट को जब यहाँ से अपलिफ्टमेंट दी गई है तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रहा, वो बाहर क्यों चला गया इसके कक्ष से, पृथ्वी के। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी जब उन्होंने एस्केप वेलोसिटी का ये सपना लिया, तो उसमें ये बात आई कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर वो जाएगी तो वो पृथ्वी के कक्ष से बाहर हो जाएगी, ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी, और जब उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी तो ऑर्बिट में आ जाएगी, तो फ्रीली मूव कर सकती है। तो साइंटिस्टों ने ये भी बताया कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर है, उस एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, उन गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स, ये मिक्सचर है। तो लेकिन मून के ऊपर वो अवेलेबल नहीं है। अब किसी भी बात को हम अर्थ के ऊपर तो सुन सकते हैं, जैसे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मून के ऊपर जाकर हम ये बात एक दूसरे से करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहां पे एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, मीडियम नहीं है वहां पे, तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा जी। तो वहां पे बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को के बावजूद भी हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, जरा हम देख सकते हैं इस बात को, कि कमाल की बात है कि जो चीज लगता है कि हो ही नहीं पाएगी उसको भी करके दिखा देना, करने की कोशिश एटलीस्ट कर रहे हैं। तो नासा के आर्टेमिस से लेकर सर ये इसरो के चंद्रयान 3 तक हर कोई क्यों जाना चाहता है चांद पर, ये आपने बड़े अच्छे से हमें एलैबोरेट किया। अब सर देखिए, चंद्रयान 2 के बाद क्या कुछ हुआ हम सबने देखा है, और उसके बाद हर किसी की ये ना एक क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी कि
वहां पर जाकर जो लैंडर है, मुझे अब चंद्रयान 3 इसके बारे में बताएगा कि इसके फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, और अब क्योंकि हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, अब आगे की जो 40-45 दिनों की जर्नी है वो किस तरीके की होगी, उसमें क्या कुछ होगा, और जब लैंड करेगा तब भी क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। और ये हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर कि जो चांद के लिए हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 है, जिसकी सक्सेस को हम देख रहे हैं और आज सक्सेसफुली अपलिफ्टिंग को हम एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि इसके जो 42 डेज और लास्ट में 48 डेज की संभावना है, वहां पे जो इसकी लैंडिंग होने वाली है। हाँ। तो लेकिन अगर कोई कहे कि जो अमेरिका है वो 4 दिन में चांद के ऊपर पहुंच गया, रशिया 4 दिन में पहुंच गया, लेकिन हमारे कंट्री को इतना समय क्यों लग रहा है? इनफैक्ट सर, जो चंद्रयान 1 था उसमें भी हमने देखा 5 दिन बाद लैंड कर गया था। जी जी, है ना? हाँ। तो उसके जो सारी चीजें हैं उसको देखना और करना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा मिशन है ना, उसमें क्या है कि जहां पर कोई भी कंट्री अभी तक नहीं गया, हम वहां पर जा रहे हैं। साउथ पोल जिसको बोला गया मून का। हाँ। तो मून के साउथ पोल के ऊपर जाना, वहां पे जो सनलाइट है वो प्रॉपरली वहां पे नहीं पहुंच रही है, तो वहां पे अंधेरा है, उसमें जाना है, वहां पे लैंडिंग करनी है, और वो सारा देखते हुए और उसकी कॉस्ट जो है वो देखते हुए, देखिए जो $185 मिलियन का प्रोजेक्ट था उस वक्त, जब नासा ने ये किया कि अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन वो गए और उन्होंने पाउंड वहां पे रखे मून के ऊपर, तो वो मिशन और आज का मिशन, तो हमारा तो 6 बिलियन का रुपीस का है, तो 615 करोड़ रुपए हमारा इसका बजट था, तो उसमें हम ये कर रहे हैं, तो मतलब इसकी कॉस्ट जो है वो हमने इतनी कम कर दी है, तो उसके ऊपर जो फ्यूल के ऊपर खर्चा आना, देखिए अगर आप किसी चीज को कम समय में वहां पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसका फ्यूल भी उतना चाहिए और उसकी स्पीड उतनी चाहिए, तो हमने इसको जरा कंट्रोल में करके इसको मतलब स्टेप वाइज, जैसे हमने वो पढ़ा है ना कि सहज पकते सो मीठा हो, तो उस तरह से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं इस बार कि जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए, और उसको हम कैसे इसमें 4th कंट्री पूरे वर्ल्ड में बन जाए इस बार, तो ये हमारा चल रहा है। तो इसमें सभी पैरामीटर्स हमारे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किए हैं, कितने टेस्ट हुए, कितना कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से हम ये समय जो इतना लगा के चल रहे हैं, तो 5 अगस्त तक हमारे लिए ये क्रूशियल टाइम होने वाला है, जब हम उसके अब हम ऑर्बिट में आ गए हैं। अच्छा, हाँ। जैसे ही ऑर्बिट में हम आ गए हैं कोई चीज, तो वो देखिए हमारा 100 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, वहां पे हमें खतरा रहता है, लेकिन जब हम वहां से बाहर चले गए हैं 100 किलोमीटर से, तो इसका मतलब कि वहां पे एयर नहीं है, तो वहां से स्पेस शुरू हो जाता है, जिसको हम कर्मन लाइन बोलते हैं। तो एक हमारे कर्मन साइंटिस्ट से उन्होंने ये कर्मन लाइन को ढूंढ के बताया कि 100 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद का जो है वो हमारा स्पेस शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जब कोई चीज चली जाती है तो वहां पर जो फ्रिक्शन से उसके थर्मल जो चीजें होती हैं, उनका गर्म होने का खतरा वो कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन रहेगी, एयर खत्म हो गई है वहां पे अब। तो इस तरह से जब जैसे कोई चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से इतनी ज्यादा हीटअप हो जाती है कि नुकसान हो जाता है हमारा, जैसे हमने देखा 16 सेकंड रहते थे जो कल्पना चावला नीचे आने वाले थे, तो वो कैसे, तो मतलब ये बात है कि ये जो मिशन है ना हमारा, ये सहज वाला मिशन हमने शुरू किया, तो सहज वाले में हम आहिस्ता 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 इस जो पड़ाव है उनको पूरा करने की उसमें लगे हुए हैं। तो चंद्रयान 3 में हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो मेन है, एक तो हमें फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग है, सॉफ्ट कैसे लैंड करना है, और सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है, मैं चाहूंगी आप उसे भी एक्सप्लेन करें, है ना? एक थोड़ा सा सर पहले ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद इस सवाल का जवाब जो है मैं आपसे लूंगी। सर, हम ब्रेक में जाने से पहले एक सफल लैंडिंग, लेकिन सफल लैंडिंग से पहले, एक सक्सेसफुल लैंडिंग से पहले एक सॉफ्ट लैंडिंग का होना बड़ा जरूरी है, तो आप उसी पर अपनी बात को जो है वो हमें बताना चाह रहे थे, इलैबोरेट कर रहे थे। सर प्लीज आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू प्लीज।
तो देखिए जो सॉफ्ट लैंडिंग का कंसेप्ट है हमारे पास ये है कि किसी चीज को सॉफ्टली लैंड करवाना। हाँ। तो ओके। कमाल की बात तो ये है कि इतनी स्पीड होगी जब किसी चीज की, हाँ तो हाँ। जल्दी से अगर लैंड कर जाएगी तो स्ट्राइक कर सकती है। वहां पे खड्डे भी हैं, वहां पे कोई चट्टाने भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता नहीं है वहां पे क्या है, पहली बार जा रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक एरोप्लेन कि जब उसे भी लैंड करना यस, होता है ना, स्लो हो बिल्कुल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही है। लेकिन जो उसके अपने हेलीपैड के ऊपर जब वो आता है ना, हाँ तो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और तरह से है, एरोप्लेन की और तरह से। हाँ। लेकिन ओके। इसमें क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग में क्या, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई चीज चल रही है तो उसको जीरो लेवल पे लेके आना है। तो जस्ट ये आप सोच सकते हैं कि वो अगर एकदम से वो उसको लेके आएंगे तो वो खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए इसको सॉफ्ट लैंडिंग बोला जाता है। तो आहिस्ता 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 इसकी स्पीड कम करते 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 सॉफ्टली टच करे उस सरफेस, तो इसको बोला जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। तो ओके। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहा कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए इसकी। और दूसरा हमारे पास ये रहा कि ये जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास रोवर जो है, देखिए जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी ना तो उसमें से हमारे पास लैंडर में से, जो विक्रम नाम दिया गया हाँ लैंडर जी। को, ओके। उसमें से रोवर बाहर आने वाला है। 6 व्हील्स वाला रोवर है हमारे पास, प्रज्ञान जिसका नाम है। तो ओके। वो रोवर जो है उसमें से ऑटोमेटिकली बाहर आएगा और सरफेस के ऊपर वो चलेगा। ओके। तो रोवर को सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से मूव करवाना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो राइट। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जब रोवर सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो वहां सरफेस से वो उसके जो सेंसर्स लगे हुए हैं उसमें जो हमने फिट करके भेजा है सब कुछ, उसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएंगे उससे। उसमें क्या है कि पानी है या नहीं है, उसमें अर्थक्वेक्स कहाँ कहाँ आने की संभावना है या आते हैं, और ये चीजें जो है तभी पॉसिबल होंगी। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग का, उसके बाद में रोवर सरफेस को टच करेगा और उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होगी हमारी। तो इस तरह से हमारे मेन 3 ऑब्जेक्टिव लेकर ये हमारा जो मिशन है वो हमने साइंटिस्टों ने ये किया है। तो देखिए अभी ये हमारे पास जो पहला स्टेप है वो हम कंप्लीट कर गए हैं बिल्कुल। और सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं तो यही बात करता हूँ कि वीक मैन वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज बट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट देम। तो इस बार तो हमने इसको सफल करके ही सांस लेनी है जिसको सर, बोलते एक बड़ी दिलचस्प चीज़ अब मुझे क्योंकि जब लॉन्चिंग होनी थी उससे पहले ही इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ, वो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और वो कह रहे थे कि इस बार का जो हमारा चंद्रयान-3 मिशन है उसको हमने नाम दिया है फेलियर बेस्ड डिजाइन। मैं आपसे इस डिजाइन के बारे में समझना चाहूंगी, ये चंद्रयान-2 से किस तरीके से डिफर करता है? देखिए ये जो है हमारे पास, इसमें सारे में क्या होता है ये देखिए हमारे पास, ये मेरे पास एक मॉडल है, मैं आपको इसके जी, मैं चाहूंगी उसे प्लीज फुल स्क्रीन पे दिखाया जाए सो दैट दर्शक भी अच्छे से देख सके। तो ये हमारे पास एक मॉडल है जी। तो इस मॉडल से हम इसको बताते हैं कि ये इसकी स्टेजेस होती हैं। राइट। ये सॉलिड स्टेजेस होती हैं और ये जो ब्लैक वाली है ये क्रायोजेनिक स्टेज है। Okay. और ये ऊपर वाला ये पोर्शन है, मैं इसको अलग करके बताता हूँ आपको। ये देखिए ये अलग हो गया ये पोर्शन। तो इसमें हमारा सैटेलाइट है, चंद्रयान इसमें है, तो ये सैटेलाइट इसमें है हमारा, और ये सारे का सारा जो है इसको बोला जाता है रॉकेट। ओके। तो ये है हमारे पास रॉकेट लॉन्च व्हीकल। राइट। लॉन्च व्हीकल जो है LVM3 M3 है, जो 3 स्टेज बनाया हमने। ओके। इसमें ऑर्बिटर नहीं रखा, दैट इज LVM3। ऑलराइट, ठीक है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था हमारे पास, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये जो 3 स्टेजेस हैं, इसमें जो पहली स्टेज हमने देखी आज स्क्रीन के ऊपर, तो 8000 किलोग्राम इसमें सॉलिड फ्यूल है जो वो बर्न अप हुआ और उसकी अपलिफ्टिंग हुई। तो ये अलग हो गई, फिर स्टेज अलग हो गई, फिर तीसरी स्टेज अलग हो गई, तो अलग होती गई। और जो हमने देखा कि 10 मिनट वाला जो सीन था उसमें ये रह गया था हमारे पास, ओनली दिस वन। ओके। और उसके बाद ओनली दिस वन, ये आप देख सकते हैं, ओनली दिस वन। ओके। ये ऑर्बिट में आ गया। अब जैसे ही ये वहां पर जाएगा ऊपर, वहां पे लैंडिंग होने के पहले ये जो है ऐसे ओपन हो जाएगा। ओके। ओके। ऐसे ओपन होने के बाद
लैंडर निकलेगा, हाँ हाँ सैटेलाइट निकलेगा, सैटेलाइट में से लैंडर, और लैंडर जो है वो उसके ऊपर लैंड करेगा, सॉफ्ट ओके लैंडिंग। ओके फिर उसके बाद उसी लैंडर में से जो है रोवर निकलेगा, और रोवर जो है वो सरफेस को टच करता तो सर हुआ LVM-3 को ही क्यों चुना? M3 को इसलिए चुना गया कि ये हमारे पास जो दो तरह के होते हैं हमारे पास, हाँ। ये जो सैटेलाइट्स की वर्किंग रहती है ना हमारे पास, ये देखिए ये हमारी अर्थ है। मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन जी को जी नजर जी आ जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके ये जो दो पोल रहते हैं, इसको हम स्फेरिकल मान लेते हैं, लेकिन ऑब्लिक स्फीयरॉइड है ये, ऊपर से थोड़ा ये पोल्स है ना जो, जैसे एप्पल को पकड़े तो ऐसे पकड़े तो ऐसे बीच में आ जाती है एक थंब और फिंगर, तो उस तरह से है। ओके। तो ये जो पोल्स है, अगर इन पोल्स के राउंड में ये कोई चीज घूम रही है तो इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, पोल्स के। और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई ऐसे घूम रहा है, पोल्स में नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके। तो मोस्टली ये हमारे सैटेलाइट्स हैं जो ये इस तरह से काम करते हैं। जो पोलर सैटेलाइट्स हैं वो कम दूरी के होते हैं, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं उनकी दूरी ज्यादा होती है। तो अब इसकी जो दूरी है वो हमारे पास 36,500 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में ये जाने वाला है, ओके हमारी अर्थ से। हाँ। तो उसके लिए इसका जो वजन है वो हमारे पास 4 टन का है। और इतना वजन लेकर और इतनी दूरी पर किसी चीज को लेके जाना है, तो उसमें हमारे पास इस ऑर्बिट में इसको मूव करवाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहता है कि ये GSLV है या PSLV है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को माना गया, और ये GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ओके ओके हाँ। अब हमारे पास एक जो हम दूसरे कंट्री से हमें रिक्वेस्ट आती है कि आपकी कॉस्ट कम रहती है आपके कंट्री से, तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो ले जाओ। तो पिछली बार में 2017 में हमने 29 सैटेलाइट्स भेजे, उसके बाद 104 सैटेलाइट्स, क्योंकि उसका हमें पेमेंट मिलता है दूसरी कंट्री से। और वो जो हम 104 सैटेलाइट इस ऊपर वाले पोर्शन में रख के वो लॉन्च किए। तो सक्सेसफुल लॉन्चर है हम पूरे वर्ल्ड के, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। देखिए हमारा जो सफर शुरू हुआ एक बाइसिकल से शुरू हुआ था, हमने वो फोटोज देखी हैं कि बाइसिकल के ऊपर रॉकेट का पार्ट रखा हुआ है और चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस रॉकेट को बनाना इसरो, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें जो सपना लिया गया, हमारा जो सेंटर है जहां से आज ये लॉन्चिंग हुई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, SDSC स्पेस सेंटर है, सतीश धवन जी के नाम से ऐसे विक्रम साराभाई है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये सेंटर्स हैं, वहां से इसरो ने जो प्लानिंग की है, तो आने वाले समय की जो प्लानिंग है उसमें एक ये प्रोजेक्ट हमारा चंद्रयान, चंद्रयान प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने इसको इस ऑर्बिट में डालने के लिए हमें जो रॉकेट चाहिए था वो हैवी चाहिए था, इसलिए हमने इसको GSLV को चूज किया। तो इस तरह से ये होता है सारा। राइट ठीक है। लेकिन वही आपने ये बड़े ही दिलचस्प तरीके से सर पूरा हमें ड्रॉ करके दिखाया है इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन ये जो पहले हम बात करते कि फेलियर बेस्ड डिजाइन क्यों है, क्योंकि बार बार चीफ यही कह रहे थे इसरो के कि पहले जो चंद्रयान 2 में कमियां रह गई, हमने उन कमियों को दूर किया है। चंद्रयान 2 की जब हम बात करते हैं तो देखा जाए तो इसके जो नतीजे थे वो हम सभी के सामने थे, क्योंकि पिछले 4 सालों में इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 के नतीजों से ही काफी कुछ सीखा है। और ऐसे में लैंडर की अब सॉफ्ट लैंडिंग की जब हम बात करते हैं, उससे लेकर रोवर के चांद की सतह पर उतरने तक, चलने तक, हर चीज का जो है इसरो ने काफी ज्यादा ध्यान रखा है। लेकिन हम फिर आएंगे फेलियर बेस्ड डिजाइन पर। सर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्लीज आप हमें बताएं इस फेलियर बेस्ड डिजाइन के बारे में, किन कमियों को दूर कर अब जो है वो सक्सेसफुली लैंडिंग करेगा और फिर सतह पर चलकर तमाम जो जानकारियां हैं वो इसरो को देगा। सर अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे।
तो देखिए ये जो फेलियर बेस्ड डिजाइन हमारा साइंटिस्ट ने रखा है, उसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये रही कि जो काम हमारा 20 सेकंड में तक होना चाहिए था, जो इंजन 20 सेकंड तक चलना चाहिए था चंद्रयान 2 में, ताकि उसकी लैंडिंग हो पाए, तो वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए चला। तो उसके सेंसर्स में जो प्रॉब्लम आई, वो क्यों आई? क्योंकि वो डिपेंडेंट है, सेंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो सेंसर्स के बंद हो जाने से वो उसकी वो स्पीड है जो वो खत्म हो गई, तो वो क्रैश हो गया। तो लेकिन वो 20 सेकंड तक चले, अच्छा, पूरा जितना चलना चाहिए उसको, क्योंकि वो एक हमारे प्रोग्रामिंग की हुई है उसमें, तो सेंसर बेस्ड है ना, तो उसमें क्या है कि वो उतने समय तक अगर चलेगा तो ही वो लैंड कर पाएगा। अगर वो चला ही नहीं आया तो लैंड कैसे होगा? लैंड कैसे करेगा? हाँ, तो और दूसरी बात ये है कि वहां मून के सरफेस के ऊपर एयर तो है नहीं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से वहां पे लैंडिंग करना इतना आसान काम नहीं है। तो उसको प्रॉपरली इंजन जो उसका वो चल रहा है, उसकी स्पीड है जो, उसको उतनी देर तक चलना ही पड़ेगा, तभी वो लैंड कर पाएगा। अगर उसका इंजन बंद हो गया तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस तरह से इसको फेलियर बेस्ड माना गया है कि ये जो सेंसर टेक्निक्स है इनको मतलब के बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक से इसको चेंज किया गया। ऑल राइट। लेकिन मैं देख रही हूँ कि सर जो ऑब्जेक्टिव हैं अभी इस मिशन के, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ों के साथ जो है वो इस चंद्रयान 3 के साथ हासिल करने में जुटा हुआ है। अगर मैं ये समझूं कि इन 20 सालों में जब हम इन मिशंस की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी गगनयान मिशन भी है आगे, तो आपको क्या लगता है कि इसरो जब से उन्होंने इन मिशंस को शुरू किया है बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से, जो कुछ भी क्या कुछ आपको लगता है कि इन 20 सालों में, इन दशकों में हासिल किया है इसरो ने? देखिए, जब सबसे पहले हमने 1 किलोग्राम का आर्यभट्ट, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट हो गए शुरू, फिर कम्युनिकेशन है, वेदर फोरकास्टिंग है, वो पृथ्वी के अंदर क्या क्या छिपा है उसको ढूंढने के लिए, मतलब हर चीज के पीछे हम गए हैं, किसी चीज को हमने छोड़ा नहीं है। तो ये 20 वर्ष जो हमारे लगे हैं, इसमें एक कहानी छिपी है कि 20 वर्ष में हमने वो तरक्की कर ली है जो कोई भी नेशन जो है वो चाहे तब भी करनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक तरफ हम जो है वॉर लड़ रहे हैं, हमारा युद्ध चल रहा है पॉवर्टी के साथ, 140 करोड़ लोग हैं, उनको खाना भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन दूसरी तरफ हम इतनी जल्दी स्टेप बाय स्टेप अहेड हो रहे हैं कि पूरी कंट्रीज की जो हमारे ऊपर निगाह लगी हुई है, कि आईज हमारे ऊपर है कि ये कैसे कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंटली जो काम करते हैं वो कॉन्फिडेंटली करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है हमारा मिशन है जो इसरो का ये चला, और स्पेस में जो जाने का प्रोग्राम रखा गया, जैसे आपने गगनयान की बात की है, तो ये जो गगनयान है हम अपना सेंटर, स्पेस सेंटर वहां ऊपर बनाना चाहते हैं, इंडिया। देखिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हम मतलब 2024 में ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो इसरो के स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं, कोई भी वर्ष जो है ऐसा नहीं गया कि जिसमें कोई ना कोई मतलब प्रोजेक्ट ना दिया हो इसरो। तो इस तरह से ये जो 20 वर्ष का है, तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रयान 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि 2008 से लेकर 2023 आ गया है, लेकिन इंडिया जो है वो लैंड नहीं कर पाया। तो जैसे वो मुझे अब बात याद आ रही है कि किसी ने कहा एडिसन को, अरे भाई आप तो 999 बार फेल हो चुके हो, आप तो बल्ब बना ही नहीं पाए हो, 1000 टाइम में आपने बनाया तो क्या बनाया? तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये 999 में आपको बेस बता चला हूं कि जिनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आप उसके मत वेस्ट करिए। सही बात है, सही, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मान लेना कि मैं फेल हो गया था यार इतनी बार, नहीं, हम फेलियर तो नहीं है, हम फेलियर से सीखते हैं, इसीलिए फेलियर बेस्ड डिजाइन बोला गया इसको, कि हम फेलियर से सीखकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। ये साइंस और ये जितने भी हमारे समक्ष अभी साइंटिस्ट रहे हैं, अपने अपने आविष्कारों के साथ, इनोवेटर्स के साथ, अपने फेलियर में भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने
मैसेज ही हम लोगों को दिया है। क्योंकि सर ये हमारा आखिरी सेगमेंट है और इस सेगमेंट में अब जाते जाते मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए सर, आज भारत के साथ साथ चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, सबके सब अभी कहीं चांद पर जाकर जो है अपने अपने अंतरिक्ष स्टेशन जो हैं वो बनाने की सोच रहे हैं। हालांकि भारत अभी थोड़ा सा उनसे पीछे है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर इसकी एक सक्सेसफुल लैंडिंग, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पहले जान लूं कि इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग होने के इस बार कितने चांसेस हैं? तो देखिए, जो चांसेस की बात कर रहे हैं तो 100% सक्सेसफुल है ये हमारा। ओके। अभी से हमारे साइंटिस्ट इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये फेलियर नहीं होने वाला। ठीक। क्योंकि इसमें हमने पूरे का पूरा जो है वो चीजें जो हुई थी हमारे पास में, जो मतलब इंडस्ट्रीज आई थी, उनको हमने खत्म कर दिया, वो नहीं होने वाला। तो कंप्लीटली हम ये फोर्थ जो कंट्री है बन जाएंगे। और ये मैं श्योर हूँ, पक्का श्योर हूँ कि ये हमारी सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छी तरह से होगी, रोवरिंग भी होगी और एक्सपेरिमेंटेशन भी कंप्लीटली हम पूरी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो फिर ठीक है, इसके बाद मेरा अगला सवाल यही है, हालांकि जल्दी से अपने सर जवाब को समाप्त कीजिएगा क्योंकि समय मेरे पास सिर्फ अब 1 मिनट रह गया है। सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है, क्या लगता है वैश्विक तौर पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत की क्या साख बनेगी, किस तरीके से उसकी साख बनेगी? देखिए, जो भारत की साख बनने की बात कर रहे हैं, भारत की साख या तो हम कहें बन चुकी है, रही है और बन चुकी भी है और रहेगी भी। क्योंकि जो इंडिया है, जो हमारा भारत है ना, वो एक ऐसा देश है कि जिसके पास पूरी की पूरी मतलब कि एक ये कहते हैं ना कि हम कॉन्फिडेंस, वो कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है हमारे हर बात से। हर बात में अभी हम पूर्ण हो गए हैं। जैसे आपने शुरू में बात की कि वो उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि ये तो हो गया बस। या इतना मान लेना ही कि ये हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि शुरू किया हुआ काम अगर शुरू कर दिया है तो आधा काम खत्म हो गया। तो हम आधा काम पहले से खत्म कर चुके हैं, अब पूरा काम हमारा फिनिश है और सक्सेसफुल है, टोटली सक्सेसफुल है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो सर कहें एक चलता फिरता एक साइंस है जो कहीं पर भी बच्चे मिल जाएं तो बस उनको आप आकर्षित करते हैं, पहले तो अपनी बातों से ही, जो आपकी इतनी मोटिवेशनल बातें होती हैं। एंड फिलहाल अभी आप जिस तरीके से बच्चों को साइंस से, मैथ से जोड़ने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो दैट इज कमेंडेबल। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज आपने इस विषय को बड़े ही आसान शब्दों में वो बोर्ड लेकर एंड दैट वो मॉडल लेकर हमें समझाने की कोशिश की है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चंद्रयान 3 की सफलता वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ाएगी। फिलहाल तो इतना ही कहेंगे कि सबकी नजर चंद्रयान 3 की अब सक्सेसफुली लॉन्चिंग के बाद एक सॉफ्ट लैंडिंग की है और मैं कहूं भारत के साथ साथ, भारत के नागरिकों के साथ साथ विश्व की नजरें भी उसी पर हैं। तो उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। भारत के लिए अब चंदा मामा दूर के वाली बात नहीं रही है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कुछ सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आ रहे थे। मैं चाहूंगी कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग पर आप अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर। और इसी के साथ आप सभी से इजाजत, नमस्कार।